सोचो दो दोस्त हैं, दोनों के पास एक चॉकलेट है, दोनों उस चॉकलेट को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो क्या होगा? दोनों के पास आधी आधी बचेगी। लेकिन क्या होता है कि एक दोस्त उसको जोर से खींच लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पुलिंग पावर ज्यादा है। सेम यही चीज करते हैं एटम्स। एटम्स के बीच होते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एटम्स उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन सी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कौन सा एटम चीटिंग करता है, कौन सा एटम भोला भाला है। आज के वीडियो के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, किसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बच्चों, बॉन्डेड एटम्स की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो कोई दो एटम्स हैं, ए और बी। ये बॉन्डेड हैं एक कोवलेंट बॉन्ड से, दोनों के बीच ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम दो कंडीशंस पढ़ते हैं। मान लिया कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो क्या होगा? बी इस बॉन्डेड बॉन्डेड जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसके ऊपर आ जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। दूसरी कंडीशन, मान लिया कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो क्या होगा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ए के पास ज्यादा आ जाएंगे। तो इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और अभी आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों में क्या डिफरेंस है उसमें भी हम ऐसा ही कुछ पढ़ रहे थे, है ना? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये आइसोलेटेड एटम्स का कंसेप्ट है। आइसोलेटेड एटम्स के लिए पढ़ते हैं। और इसमें क्या है, हम बॉन्डेड एटम के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा, इसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये यूनिट लेस है, क्योंकि यहां पर दो एटम्स का कंपैरिजन हो रहा है ओनली, है ना? तो ये यूनिट लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, एटम की प्रॉपर्टी है, जबकि ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है। दो एटम्स का आपस में कंपैरिजन है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो हम एक पीरियड की बात करें, इन अ पीरियड, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती जा रही है। सेकंड हम पढ़ते हैं इन अ ग्रुप। तो ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम आएंगे, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, साइज इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जा रही है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, इसकी 3, इसकी 2.8, इसकी 2.5, एस्टेटिन इसकी 2.2। ठीक है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। थर्ड हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, XeF2, XeOF2, XeO2F2, यहां पर जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहां पर +4 और यहां पर +6। तो जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती जा रही है। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने यहां पर लिखा CH3 और CF3। ठीक है, CF3 इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, फोर्थ फैक्टर है S परसेंटेज। तो किसी मॉलिक्यूल की बात करें, देखो कार्बन की बात करते हैं, चलो, ये है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, और ये है मान लो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक है, तो इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp, इसमें sp2 और इसमें sp3। तो इसमें s करेक्टर कितने हैं? इसमें s करेक्टर है 50%, इसमें s करेक्टर कितने हैं? 33.3%, और इसमें s करेक्टर कितने हैं? 25%। तो हमारे पास रिलेशन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s परसेंटेज। s परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रहेगा ये। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.50, इसकी होती है 2.75 और इसकी होती है 3.25। ये बच्चों हमने पढ़े फैक्टर्स अफेक्टिंग। पीरियड में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम आएंगे, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और एस करेक्टर बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की बात करें तो पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। ठीक है, इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस टेबल में दी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें से खूब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि पेपर में इसी का कुछ ना कुछ ऑर्डर पूछा जाएगा। देखो, इसको कैसे लर्न करेंगे? यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, 0.5 से इंक्रीज हो रही है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। यहाँ पर लगभग यहाँ तक 0.3 का डिफरेंस आ रहा है, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये मत समझना कि टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हमेशा डिक्रीज ही होगी। यहाँ पर देखिए 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, और यहाँ पर कार्बन फैमिली में देखिए 1.8, 1.8, 1.8 और 1.9। यहाँ पर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो कि यहाँ लास्ट में ज्यादा हो गई, 1.9 हो गई, है ना। इसके अलावा देखो कैसे याद करोगे आप, HP, हैरी पॉटर, है ना, हाइड्रोजन और फास्फोरस, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 2.1, 2.1। ठीक है, इसके अलावा देखो बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इन दोनों की सेम है। और इसके अलावा नकल, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है।
इसके अलावा CIS, सिस, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ये कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताई, बाकी आप इसको 2-4 बार लिख के देखिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हम अलग अलग स्केल पढ़ते हैं। एक है पॉलिंग स्केल, अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज बताई। इसके अलावा मुलिकन, जेफे स्केल, इसके अलावा रोशियो स्केल, सॉरी ऑलरेड रोशियो स्केल, ठीक है, जिनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपको नाम पता होना जरूरी है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी, नॉन मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज होते जाएंगे। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि इनके नॉन मेटेलिक करेक्टर के को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। मैंने आपको एलिमेंट्स दिए, मान लो बोरॉन, सल्फर, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, कि इनको मेटेलिक करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो इनकी मैंने आपको अभी अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई। फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, सिलिकॉन की 1.8, CIS इन तीनों की 2.5 और बोरॉन की 2, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे नॉन मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले सिलिकॉन, इसके बाद बोरॉन, इसके बाद सल्फर, सल्फर के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे बॉन्ड पोलैरिटी। तो बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा En। डेल्टा En जैसे जैसे मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपको दिया HF, HCl, HBr और HI, इसमें कौन कौन बॉन्ड को पोलैरिटी के ऑर्डर में लिखिए, है ना। तो सबकी En बताइए। यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी है 2.1 और फ्लोरीन की कितनी है 4, 2.1 और यहाँ पर कितनी है 3, 2.1 और यहाँ पर कितनी है 2.8, 2.1 और यहाँ पर कितनी है 2.5, ठीक है। तो डेल्टा En कितना है, यहाँ पर 2.5 माइनस 2.1 0.4, तो माइनस 2.1 0.7, माइनस 2.1 0.9, माइनस 2.1, तो ये आएगा 1.9, ठीक है। तो इनके बॉन्ड की पोलैरिटी इस ऑर्डर में है। जैसे जैसे डेल्टा En बढ़ा, वैसे वैसे बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ी, ठीक है। पोलैरिटी पता है ना आपको कि दो एटम है जो कि एक बॉन्ड से बॉन्डेड है। मान लो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो इसके ऊपर आ गया पार्शली नेगेटिव चार्ज और A के ऊपर आ गया पार्शली पॉजिटिव चार्ज। मींस बॉन्ड में आ गई पोलैरिटी, पोल बन गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन गए हैं, ठीक है। पोलैरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, इनमें आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा En, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, हेनरी स्मिथ इक्वेशन से। हेनरी स्मिथ इक्वेशन क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा En प्लस 3.5 इंटू डेल्टा En की
स्क्वेयर। ठीक है, 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन की स्क्वेयर। ठीक है, मैंने आपको इसको एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एच एफ में आयनिक करेक्टर कैलकुलेट कीजिए। आपके पास ऑप्शन है 20%, 33%, 44% या 55%। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा ई एन। तो एच एफ में डेल्टा ई एन हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था कितना, 1.9। तो 1.9 से देखो कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत लंबी, तो हम 1.9 इक्वल टू 2 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लगभग आंसर आ जाएगा 16 इंटू 2 प्लस 3.5 इंटू 2 इंटू 2 4। तो 16 इंटू 2 32 प्लस 3.5 इंटू 4 14। तो 46% आंसर आया। तो हम किसको टिक करेंगे, देखो क्योंकि हमने 1.9 को 2 माना था, तो आंसर आएगा 44%। ठीक है, इस तरीके से हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, एक गैलिस्ट नामक साइंटिस्ट ने एक और फॉर्मूला दिया था। इन्होंने बताया कि अगर डेल्टा ई एन ग्रेटर देन 1.7 है तो वो कंपाउंड होगा आयनिक कंपाउंड। अगर डेल्टा ई एन लेस देन 1.7 है तो वो कंपाउंड होगा कोवेलेंट कंपाउंड। और अगर डेल्टा ई एन इक्वल टू 1.7 है तो वो कंपाउंड होगा 50% आयनिक प्लस 50% कोवेलेंट। और अगर डेल्टा ई एन है 0 तो वो कंपाउंड 100% कोवेलेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल इसका देखते हैं अपन। देखो, मैंने लिखा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल NaCl। यहाँ पर सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 और क्लोरीन की 3। तो डेल्टा ई एन कितना है यहाँ पर, डेल्टा ई एन है 2.1 जो कि ग्रेटर देन 1.7। तो ये कंपाउंड कैसा है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो LiCl अकॉर्डिंग टू गैलिस। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 1 और क्लोरीन की 3। तो डेल्टा ई एन इज इक्वल टू 2 जो कि ग्रेटर देन 1.7। तो ये कंपाउंड भी आयनिक होना चाहिए, लेकिन ये कंपाउंड आयनिक नहीं होता, कोवेलेंट होता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम फायान रूल से, जिसके अकॉर्डिंग कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, एनायन का साइज लार्ज होना चाहिए, और कैटायन और एनायन पर चार्ज जो है वो ज्यादा होना चाहिए, और स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए। ये सब इसकी कंडीशंस हैं जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी हम कंप्लीट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों, अभी तक हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़ ली हैं। सबसे पहली नॉन मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन। सेकेंड हमने पढ़ा बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। और थर्ड हमने पढ़ा आयनिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। अभी फोर्थ एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्लस आइड, IDE आइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल CO2, कार्बन और ऑक्सीजन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, कार्बन की, और ज्यादा किसकी, ऑक्सीजन की। तो हमने इसका नाम क्या लिखा, कार्बन को पहले और डाई ऑक्साइड लास्ट में क्या है, आइड। ठीक है, हम फॉर्मूला नेमिंग कर रहे हैं NO2 की। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, नाइट्रोजन की। तो नाम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन डाई
ऑक्साइड, लास्ट में क्या है, आइड। हमने लिखा फॉर एग्जांपल CF4, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की, तो क्या नाम लिखेंगे, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। ठीक है, ये तो हमने किया किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का की नेमिंग। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है हमको। देखो हमारे पास एक कंपाउंड है Cl2O या OCl2, ठीक है, इसी तरीके से F2O या OF2। इन दोनों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो Cl2O, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने का, कि पहले हम लिखेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और बाद में लिखेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो 3.5 इसका मतलब ये सही है और ये गलत है, पता लग गया आपको। नेक्स्ट देखिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, ऑक्सीजन की कितनी, 3.5, इसका मतलब रॉन्ग और ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि CH4, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पहले है, इसी तरीके से NH3, ये कुछ एक्सेप्शंस है जो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो हमने 5 एप्लीकेशंस पढ़ ली हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं हम, जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो बच्चों एक ही एलिमेंट है, उसका कोई ऑक्साइड तो कभी तो एसिडिक बिहेव करता है और कभी बेसिक बिहेव करता है और कभी दोनों की तरह बिहेव करता है। तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए सीखते हैं। सबसे देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड में सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद मैं इसकी पीरियोडिसिटी बनाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड, कांट रिएक्ट विद एसिड और बेस, दोनों से रिएक्शन नहीं करता। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल हैं NO, CO, N2O, ये न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने हैं आपको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, रिएक्ट विद एसिड और बेस, दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, उसको हमने नाम दिया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसमें कौन कौन से ऑक्साइड आएंगे, देखो मैंने ऐसे तो आपको याद होंगे नहीं, तो एक ट्रिक दी है जिसके थ्रू आपको ये याद रहेंगे। देखिए, जनाबे अली गाए सुनाया करें वो सब आसमानी प्रभु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको ध्यान में रखो और लिख लो, जनाबे अली गाए सुनाया करे वो सब आसमानी प्रभु। ठीक है, यहाँ पर जिंक रहे, इतना लिख के लास्ट में आपको लिखना है 3533। अब ये 3533 का क्या मतलब है, एक लेड को छोड़ देना, उससे पहले के 4 एलिमेंट के ऊपर आप लिखोगे +3 +5 +3 और +3। ठीक है, यहाँ पर 3533 का मतलब कि ये 4 एलिमेंट इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एम्फोटेरिक बिहेव शो करेंगे, और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं, खास तौर पर ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर जिंक रहेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो फिर ऑक्साइड क्या बन जाएगा, ZnO। यहाँ बेरिलियम रहेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्साइड कौन सा बनेगा, BeO। एल्यूमिनियम +3, जो इनकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है मैं वही लिख रही हूँ बाकी सबकी, लेकिन इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, तो इसलिए उनको मैंने स्पेशली पहले ही बता दिया कि ये लास्ट में आपको लिखना है 3533,
लेड को छोड़कर उसके पहले के 4 एलिमेंट, ठीक है। और एल्यूमिनियम की +3, तो एल्यूमिनियम कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, Al2O3, और गैलियम +3 तो Ga2O3। टिन, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 और +4, दोनों ही एम्फोटेरिक में आएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, SnO और SnO2। क्रोमियम, इसका ऑक्साइड क्या बनाओगे, Cr2O3। वेनेडियम का ऑक्साइड क्या बनाएंगे, V2O5। एंटीमनी +3 में तो क्या ऑक्साइड बनाएंगे, Sb2O3। और आर्सेनिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या ऑक्साइड बनाएंगे, As2O3। और लेड की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, +2 और +4, तो दोनों टाइप के ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करेंगे, PbO और PbO2, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड थे। इसके अलावा बच्चों मेटल्स जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हों तब वो भी एम्फोटेरिक के अंदर आएंगी, ठीक है। मेटल्स विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि MnO2, ये भी एम्फोटेरिक है, ठीक है। 2 पढ़ लिया अभी तक आपने। एक तो न्यूट्रल ऑक्साइड, इसके अंदर मैंने आपको बताया NOCO N2O। इसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसके अंदर मैंने आपको बताया जनाबे अली गाय सुनाया करे वो सब आसमानी प्रभु 3533। इसके अलावा मेटल्स विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि MnO2, ठीक है। ये 2 टाइप के पढ़ लिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जनरली ये मेटल के ऑक्साइड होते हैं और ये आयनिक ऑक्साइड हैं। जनरली इनके कंपाउंड में, मतलब ऑक्साइड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, +2 और +3, ठीक है। और बेसिक ऑक्साइड हैं तो नाम से ही पता लग रहा है किससे रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कोई बेसिक ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, कौन सा लिया हमने, ले लिया Na2O, ठीक है। तो Na2O डिसोसिएट हुआ सोडियम आयन प्लस ऑक्साइड आयन से, और इसने वाटर के साथ रिएक्शन जब की तो चेंज हो गया हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है। जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। तो ये कौन सा हुआ, बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो एसिडिक ऑक्साइड। अभी मैं आपको सब बता दूंगी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन से एसिडिक होंगे, कौन से बेसिक होंगे। पीरियोडिसिटी जब आप पढ़ोगे ना तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एसिडिक ऑक्साइड देखो, ये जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं और कोवैलेंट ऑक्साइड हैं, और इन ऑक्साइड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +5, +6 और +7, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, +1, +2, +3 वाले जनरली बेसिक होंगे, जनरली बात कर रही हूँ, है ना। और +4 वाले मैंने आपको एम्फोटेरिक में बताए, और 5, 6, 7 वाले एसिडिक में बताए, ठीक है। और देखो एसिडिक है तो नाम से पता लग रहा है किससे रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट्स विद बेस। इसका एग्जांपल लेते हैं अपने, मान लो CO2, इसकी वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और ये डिसोसिएट कैसे होगा, हाइड्रोजन आयन प्लस कार्बोनेट आयन। तो क्या दिया इसने, हाइड्रोजन आयन, है ना, उससे पता लगा कि ये कैसा है, एसिडिक है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं और आपको बताना है, कुछ ऑक्साइड है ये, कि ये इनका नेचर क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कैसा रहेगा, +1, +2, +3 वाले कौन से होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, तो ये बेसिक है। N2O, ये मैंने आपको क्या बताया था, न्यूट्रल है, उसमें एग्जाम्पल बताया था। CrO3, इसमें क्रोमियम है
+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो मैंने एम्फोटेरिक वाला बताया था क्रोमियम, उसमें क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था? +3 में। ये +6 में है, मीन्स कैसे है? एसिडिक। Li2O लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 बेसिक। AS2O3 यहाँ पर आर्सेनिक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमने किस में पढ़ा था? एम्फोटेरिक में। और Al2O3 ये एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था एम्फोटेरिक में। K2O यहाँ पर पोटेशियम है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बेसिक। रुबिडियम ये भी बेसिक। और CrO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी क्या रहेगा? बेसिक। और स्ट्रांशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी बेसिक। ठीक है बच्चों, अभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऑक्साइड का नेचर क्या है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी में हम पढ़ेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं ऑक्साइड, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड, उसमें भी पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्राइड, जो कि 2 टाइप के होंगे, आयनिक हाइड्राइड और कोवेलेंट हाइड्राइड, तो उसमें भी हम पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, है ना। तो आप अलग अलग जब पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं सबकी समरी आपको यहीं बता रही हूँ। उसके बाद बार बार आप पढ़ोगे, आपको वैसे भी पता होगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और आयनिक हाइड्राइड। इन तीनों में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर इनके एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होंगे, और टॉप टू बॉटम आने पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है। और अगर हम बात करें कोवेलेंट हाइड्राइड की, तो इनमें क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम आने पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम बात कर रहे हैं, पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं। तो देखो, मानो एक कंपाउंड है हमारे पास X, एक कंपाउंड है हमारे पास AO, ये A का ऑक्साइड है। ठीक है। मान लो कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है XA और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है XO। ठीक है। अगर XO माइनस XA की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है मीन्स बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, तो फिर आयनिक करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स आयनिक करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है। और अगर XO माइनस XA कम हो रही है, इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग सेम आ रही है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होंगे, मीन्स कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होते जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। मीन्स लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स की बात करें तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ठीक है। और टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है। तो क्योंकि इधर कौन है, मेटल्स जो हैं इनमें टॉप टू बॉटम आएंगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैसे तो पूरी पीरियोडिक टेबल की बात ही कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड में क्योंकि एसिडिटी ज्यादा है इसलिए मैं लेफ्ट साइड की बात कर रही हूँ। तो इसमें टॉप टू बॉटम आएंगे तो फिर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी है, तो नीचे वाले
जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की बात करें, इनमें जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो अच्छे बेस माने जाते हैं उनके ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रही हूँ। देखिए, मैंने आपको दिया Li2O, Na2O, K2O, Rb2O रुबीडियम का ऑक्साइड, सीजियम का ऑक्साइड। तो इसमें टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। इसी तरीके से मान लो मैंने आपको ये सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड दे दिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, मैंने आपको दिया Li2O, BeO, B2O3, CO2, NO2। इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पर ये बेसिक होता है, ये हमने पढ़ा था एम्फोटेरिक में, और ये सभी क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और इसके ऑपोजिट करें राइट से लेफ्ट आएंगे तो मीन्स इधर क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो मैंने आपको दिया Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SiO2, सॉरी सल्फर, SO2। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जा रही है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, इसमें क्या है, ये दोनों क्या होते हैं, बेसिक। Al2O3 हमने पढ़ा था एम्फोटेरिक में, और ये सभी क्या है, एसिडिक। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका उल्टा पूछूं मैं, राइट से लेफ्ट आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देखो बच्चों, इसके अलावा अगर एक ही एलिमेंट की बात करें, एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड्स की बात करें, तो उनमें जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल देखो, यहां पर मैंने आपको दिया N2O, NO, N2O3, N2O5। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +1, +2, +3, यहाँ पर N2O4 लिख लो, फिर N2O5। ठीक है, +4 और +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होते जा रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, मान लो दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया CO और CO2। यहाँ पर कार्बन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पर है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा नेचर ऑफ ऑक्साइड, जिसकी समरी में हमने क्या पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट हम पढ़ेंगे अभी हाइड्रोक्साइड में भी। ठीक है, तो चलिए पूरा कंसेप्ट देखें। हमारे पास एक हाइड्रोक्साइड है, मान लो AOH, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है XA, XO और XH। इसके लिए अब हमको दो केसेस पढ़ने हैं। केस फर्स्ट, इफ XO minus XA is greater than XO minus XH,
इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिक्स है ना। ए तो चलो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ऑक्सीजन की होती है 3.5 और इसकी होती है 2.1, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा ई एन कितना आएगा हमारे पास 1.4। ठीक है, तो ये इसका डेल्टा ई एन इज ग्रेटर देन 1.4, तब क्या होगा AOH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से और क्या बनेगा A प्लस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो इसका मतलब इस हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक हाइड्रोक्साइड है और बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। ठीक है, दूसरा केस देखिए, इफ XO minus XA is less than XO minus XH, मीन्स अगर लेस देन 1.4 है ये डेल्टा ई एन, तब क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोक्साइड कौन सा था AOH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, तो क्या बनेगा AO माइनस प्लस हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन दिया, इसका मतलब इसका नेचर कैसा है एसिडिक, और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN ऑफ A। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वो समरी जब हमने ऑक्साइड में पढ़ी थी वही समरी अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड में, कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्योंकि EN इंक्रीज हो रही है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्योंकि EN डिक्रीज हो रही है इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लिखो इसके लिए भी, मान लो मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड दे दिए सारे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्या है टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्योंकि EN डिक्रीज होती जा रही है इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है, या हम ऐसे कहें कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, सेकंड ग्रुप ले लो, मान लो तो टॉप टू बॉटम आ रहे, सॉरी इनके हाइड्रोक्साइड बनाओ BeOH की ट्वाइस, सबके हाइड्रोक्साइड बना लिए, तो इसमें टॉप टू बॉटम आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, या हम बोलें कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब क्या होगा, देखो हमने लिखा लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, BOH की थ्राइस, इसके बाद कार्बन H2CO3, नाइट्रोजन HNO3। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर से पता लग जाएगा कि ये हाइड्रोक्साइड है। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। देखो इनकी स्ट्रक्चर्स आप बताएंगे ना, ऐसे मत सोचना ये नाइट्रिक एसिड है ना, इनमें एक OH बॉन्ड है इसलिए हमने इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, EN इंक्रीज हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा मान लो मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया HClO4, HBrO4, HiO4, इनका कंपैरिजन करें तब क्या होगा, देखो टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्योंकि EN डिक्रीज होती जा रही है, EN डिक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी, या हम कहें कि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। एक ही एलिमेंट की बात करें तो उसके अलग अलग ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, देखो HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है, इनमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, आप देखिए इसमें कितनी है +1, +3, +5 और +7। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है
तो जो हमने ऑक्साइड में पढ़ा था वही इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर रहेगा। इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों लास्ट एप्लीकेशन, नेचर ऑफ हाइड्राइड। तो ये मैंने आपको बताया कि इसको हम दो टाइप से पढ़ेंगे, एक है आयनिक हाइड्राइड और एक है कोवैलेंट हाइड्राइड। ठीक है, तो आयनिक हाइड्राइड कौन से होते हैं? मेटेलिक हाइड्राइड। और कोवैलेंट हाइड्राइड कौन से होते हैं? नॉन मेटेलिक हाइड्राइड। और इसमें कौन आते हैं? एस ब्लॉक के हाइड्राइड जो हैं वो आयनिक हाइड्राइड हैं, और इसमें पी ब्लॉक के जो हाइड्राइड हैं वो कोवैलेंट हाइड्राइड हैं। मेन चीज हमको क्या पढ़नी है? इनकी पीरियोडिसिटी, जो मैंने आपको पहले भी बताई। तो अब ध्यान से देखना कि इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्योंकि EN इंक्रीज हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इसमें टॉप टू बॉटम आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। जो हमने ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के लिए पढ़ा वही हम पढ़ रहे हैं आयनिक हाइड्राइड के लिए भी, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन कोवैलेंट हाइड्राइड में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।